नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत चुनाव आयोग ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों पर कुछ निर्देश जारी किए हैं। अब ऐसे उम्मीदवार तथा पार्टी को हर एक आपराधिक मामले की घोषणा सार्वजनिक तौर पर खुलेआम मीडिया के जरिए घोषणा करना पड़ेगा और बिहार विधानसभा चुनाव से ही इसकी शुरुआत होगी। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से श्री और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से श्री रामबाबू कुमार। हर एक वक्ता को सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अलार्म बजते ही आपको रुकना ही होगा, लेकिन हां, आपको आगे मौका जरूर मिलेगा, वही 2 मिनट का। पहले हम शुरू करेंगे रामबाबू जी से और जानना चाहेंगे कि क्या आप ये नहीं मानेंगे कि नीतीश कुमार आने के बाद बिहार में आपराधिक मामलों में कुछ कमी आई है? नहीं, कमी तो आरंभिक दौर में आई, लेकिन आए दिन ये इन घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हो गई है। खास करके जब से ग्रैंड अलायंस से बाहर होकर के ये बनी है, उसके बाद से उसमें काफी इजाफा हुआ है। और ये बैकग्राउंड उसका मैं आपको बता दूं कि राजनीति के अपराधीकरण से अपराध के राजनीतिकरण की यात्रा तय करते हुए अपराध कर्मियों ने सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए आरक्षण की भी मांग करें तो हमें कोई आश्चर्य नहीं। इस किस्म की स्थिति बनती जा रही है। राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण से आगे बढ़ करके ये चीजें घटित हो रही है। ये बहुत ही खतरनाक है हमारे लोकतंत्र के लिए और सामाजिक सद्भाव के लिए। शिवराज सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है और सीधा सवाल। बीजेपी लगातार शुचिता की बात कहती रही, उसका एक ये रहा कि हम शुचितावादी पार्टी है, लेकिन जब इलेक्शन में किसी भी चुनाव में वोट देने वो टिकट देने का टाइम आता है तो ये शुचिता कहाँ चली जाती है? बिहार में भी ऐसा ही होगा। जी देखिए, मैं आपको ये बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ बता सकता हूँ आधिकारिक तौर पे कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे दल में नहीं होंगे ऐसे लोग, लेकिन कंपैरेटिवली समाज में इस तरह के हालात बन गए हैं कि राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस अपराधियों का हुआ है और बहुत ज्यादा घालमेल है। लेकिन मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि और दलों से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में जरूर इसका प्रतिशत आपको कम मिलेगा दूसरे दलों के अनुपात में। यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये बहुत इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन एक बात और है कि मैं तो चाहता हूँ कि इस जो शुरुआत हुई है और ये जो फैसला हुआ आपराधिक और आगे बढ़ाया जाए। इसी संदर्भ में एक फैसला यूपीए के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि जो आपराधिक मुकदमों में संलिप्त लोग हैं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसके बाद राहुल गांधी जी ने उस ऑर्डिनेंस को फाड़ा था और उसी के तहत ये फैसला हुआ कि लालू प्रसाद यादव जी चुनाव नहीं लड़ पाए। देश का लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पा रहा है वो पूरे बिहार में चुनाव लड़वा रहा है और सो कॉल्ड ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स, मतलब बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो लालू प्रसाद यादव जी के पेरोल पे रह करके और लालू प्रसाद यादव जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका महिमा मंडन भी कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े 2 नेता हैं सोनिया जी और राहुल जी, दोनों लोग बेल पर हैं और कब जेल चले जाएं, आपराधिक मुकदमे कब उन पर सिद्ध हो जाए कुछ पता नहीं। तो अब राजनीति की ये हालत हो चुकी। रामबाबू कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अभी शिवराज सिंह जी ने कहा कि बीजेपी में प्रतिशत कुछ कम है,
क्या आप इस आर्गुमेंट से सहमत हैं कि मेरी कमीज आपकी कमीज से कम गंदी है, इसलिए मैं ज्यादा बेहतर हूं? असल शिवराज जी ने जो कहा वो समानुपातिक शुचिता की बात अब कर रहे हैं। तो वस्तु स्थिति यह है कि बिहार में प्राय कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसने अपराधियों को महिमा मंडित करने का काम न किया हो। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अब तो इस बार के चुनाव में वामपंथ के भी एक दल ने दुबई बेस्ड एक माफिया जो टेरर फाइनेंस करने वाला है उसको भी उम्मीदवार बनाया है। संयोग से हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कभी कम से कम इस दायरे में अभी नहीं है, इसलिए मुझे इस बात की खुशी है। नहीं तो बाकी सब न हमाम में सभी नंगे हैं, वो तस्वीर साफ दिखाई पड़ती है। और इसलिए अब वो समानुपातिक बता करके कि हमारे यहाँ कम और उनके यहाँ ज्यादा, ये तो लिपापोती करने वाली बात है। क्योंकि आपने कहीं से भी ये शुचिता प्रदर्शित करने का काम नहीं किया है, आपके यहाँ भी वैसे ही है। और एक जगह से छोड़ करके जो दूसरे जगह जाते हैं, अपराधी भी चला गया तो वो उधर जाएगा तो राम भक्त हो गया, और इधर चला आया तो वो अपराधी हो गया। ये जो हरागिरी चल रही है ये बहुत ही खतरनाक है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के लिए ये बहुत ही खतरे की स्थिति है, और इसका सबको मिलकर के सामना करना पड़ेगा। इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के अभी के जो निर्देश हैं वो इसे दूर कर पाने में काफी हद तक कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, आप डिटेल्स लेते हैं क्या मुकदमे हैं और नहीं है। और उन मुकदमे अब पार्टी की तरफ से भी डिक्लेरेशन हो रहा है, उम्मीदवार के तरफ से भी हो रहा है। तो क्या पार्टियों के डिक्लेरेशन कर देने से अपराध की जो वास्तविक स्थिति है और अपराधियों का जो चरित्र है उस पर पर्दा पड़ जाएगा क्या? इसलिए ये तो एक तरह से टाल मटोल की नीति है, इससे कोई व्यावहारिक अंतर नहीं आने वाला है जब तक कि अपराध कर्मियों को इस सत्ता के संघर्ष से बाहर न कर दिया जाए, राजनीति से बाहर कर दिया जाए। यहाँ मेरा एक प्रश्न है शिवराज जी से, जो कि रामबाबू जी ने भी इस बात को कही कि आपने कहा अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो कम है। मैं यहाँ पर एक एडीआर की रिपोर्ट आई थी, अभी परसों उन्होंने रिलीज की है जी। ये एडीआर रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अगर देखा जाए तो 2005 से अब तक भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले 426 उम्मीदवारों में से 252 अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे। अर्थात ये संख्या है 59% यानी 59%। ये सिर्फ आप आरएलजेपी से एक पॉइंट पीछे है, वो शायद 61% थे, आपका 59%। तो क्या कर रही है आपकी पार्टी? आप करें कंपैरेटिवली कम है, लेकिन यहां पर तो 59% था। नहीं, देखिए क्रिमिनल केसेस में अब कुछ राजनीतिक विषय पे भी केस होते हैं, तो उसको मेरे ख्याल से उसको रखना होगा। जो आपराधिक आर्थिक अपराध के मामले हों या ये जो हत्या लूट और इस तरह के मामले हों, अब जैसे हमारे खिलाफ भी हमने, जब हम विपक्ष में रहे तो हम लोगों ने कई बार, मैं शरद यादव में जनता दल यूनाइटेड में था तो शरद यादव जी के साथ हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए जिसमें हम लोगों को गिरफ्तार होना पड़ा, हम लोगों के खिलाफ मुकदमे बने। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को तो कई सालों जेल में रहना पड़ा। तो जो राजनीतिक विरोध के जो मामले होते हैं उसको जोड़कर ये होगा, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी भेद विभेद आने वाले समय में करना होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी, और राजनीतिक दलों को भी इस पे सोचना पड़ेगा। लेकिन इस बार यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो स्पीडी ट्रायल कराएंगे, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जनप्रतिनिधियों के लिए कोई अलग से आप ये करें, ये स्वीकार्य नहीं होगा। जैसे और लोगों के मुकदमे चलते हैं वैसे चलते रहेंगे, ऐसा कोई जनप्रतिनिधियों के लिए अलग से कानून की व्यवस्था नहीं है। तो शुरुआत की थी मोदी जी ने। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनकी मंशा है कि राजनीति और ये अपराध का जो गठजोड़ हो गया है विगत कई वर्षों में, कई दशकों में, उस गठजोड़ को खत्म कर दिया जाए। ये प्रयास जरूर माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से है। हम धीरे धीरे इसको कम करके
हम चाहेंगे कि इसको मिनिमल पे लाया जाए, क्योंकि समाज में अपराध है और समाज में ये लोग ताकतवर हो चुके हैं, तो समाज से बिल्कुल अलग होकर राजनीति नहीं हो सकती है। राजनीति समाज का ही रिफ्लेक्शन है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ राजनीति में अपराधी लोग हैं, ज्यादातर लोग जितने भी फील्ड में हैं, अगर ऐसी 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 व्यवस्था बन गई है हमारे देश में कि अगर वो कानून के दायरे में रहते हैं तो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। कानून तोड़ने वाले ज्यादा सक्सेसफुल हैं, और ये आज नहीं हुआ है, ये दशकों से ये चलता आया है। मेरा इसको हमें ठीक करना। मेरा एक सवाल है जी, मैं पूछ सकता हूँ? ये सवाल दोनों के लिए है कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं उनको टिकट देना एक बात है, और दूसरी बात है कि मसल पावर का यूज करना, ये क्रिमिनल्स को यूज करना, ये एक बात है कि चुनाव में हम लोग क्यों देखते हैं कि मसल पावर का यूज किया जा रहा है, क्रिमिनल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। और खासकर बिहार का बात करें तो ये बिहार इज इक्वेटेड विथ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये क्यों है, इसका जरूरत क्यों पड़ता है? पहले राम बाबू जी अगर आप बताते हैं, उसके बाद शिवराज जी आप बताएं। देखिए, ये तो असल बात है कि सत्ता पर जिन वर्गों का कब्जा है, उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं, सामाजिक नीतियां हैं, बीच से अपराध कर्मी भी निकलते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन अपराध कर्मियों पर नकेल कसने की बजाय उनको प्रोत्साहन दे करके, और आज पॉलिटिक्स में स्टेक होल्डर बना दिया गया। दे आर स्टेक होल्डर्स नाउ। वो सिर्फ पहले वाली स्थिति नहीं है कि अपराधी को लोग अपराधी समझ रहे हो, वो स्टेक होल्डर बन करके सामने खड़े हैं और पूरे पॉलिटिकल क्लास के चैलेंज की परिस्थिति में आमतौर पे राजनीतिक नेताओं और पार्टियों की यह चिंता होती है कि कैसे इनको एकोमोडेट करके, इनके साथ सामंजस्य स्थापित करके अपना पॉलिटिकल फॉर्च्यून हम सुनिश्चित करें, जैसे दूसरे तबकों के साथ होता है। तो अब तो ये दावा कर सकते हैं ना कि हमारे पास रोजगार नहीं, काम नहीं, हम क्राइम के रास्ते पर धकेल दिए जाते हैं, सामाजिक व्यवस्था जैसी बनी हुई है उसमें। तो हम भी तो कुछ काम कर रहे हैं। जब सेक्स वर्कर्स के राइट्स की बात हो सकती है, तो कल को अपराध कर्मी भी अपने राइट्स की बात करें और स्टेक होल्डर की बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये लोग जो वैदिक संस्कृति की बात करते हैं, वो उन लोगों को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर हमारा मुल्क, हमारी संस्कृति कहाँ जाएगी जब सेक्स वर्कर से लेकर के और गे राइट्स से लेकर के और ये अपराधियों के राइट्स तक को राजनीति में एकोमोडेट करके उनके स्टेक होल्डिंग को बढ़ा करके हम कहाँ ले जाएंगे इसको। और सिर्फ कहने से, चूंकि जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था आप ला रहे हैं उसकी वजह से ये अपराध बढ़ रहे हैं। उनकी जड़ों पे जब तक हमला नहीं किया जाएगा तब तक इनको निर्मूल नहीं किया जा सकता। हाँ शिवराज जी, अगर आप बताएं कि जैसे राम बाबू जी बोल रहे थे जी कि ये जो प्रॉब्लम है वो रूट में प्रॉब्लम है, उसको निपटना चाहिए। आपका क्या राय है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ राम बाबू जी के स्टेटमेंट से, रूट में ही तो है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिन पार्टियों के अध्यक्ष ही क्रिमिनल हैं, जो जेल में पड़े हुए हैं, पहले उन पार्टियों को ही डिरिकॉग्नाइज कर दिया जाए ना। पहले आरजेडी डिरिकॉग्नाइज हो जाए, उसके बाद कांग्रेस डिरिकॉग्नाइज हो जाए। ये क्या क्रिमिनल्स को पार्टी चलाने की क्या जरूरत है? गैंग चलाओ ना भाई। तो जब क्रिमिनल्स पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ही चलाने लगेंगे तो क्रिमिनल्स को हायर करने की या क्रिमिनल से गठजोड़ की क्या जरूरत है? द होल पॉलिटिकल पार्टी इज अ पार्टी ऑफ क्रिमिनल्स। आप रिप्रेजेंट ही कर रहे हो, यू आर हेड ऑफ पार्टी। तो फिर अब तो ये तो बहस ही एक तरीके से बेकार है कि गठजोड़ है। गठजोड़ कहाँ है? क्रिमिनल्स पार्टी चला रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी इसका जीता जागता उदाहरण है। और आप चले जाइए, बिहार की बात कर रहे थे आप चले जाइए तमिलनाडु में। अगर इस देश में नरेंद्र मोदी जी का शासन नहीं होता तो शशिकला जैसे माफिया ने कब्जा कर लिया था तमिलनाडु में, जेल में से चला रही थी पॉलिटिक्स। और मैं वहां गया था और चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पुलिस जो है वो चीफ मिनिस्टर की बात सुनने को तैयार नहीं थे।
शशिकला जो है पॉयस गार्डन से चला रही थी पूरी राजनीति। वो तो इतना सशक्त हमारे प्रधानमंत्री हैं कि जेल के सलाखों के पीछे गए, कानून का शिकंजा पकड़ा और अंदर किया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग ये भी कोशिश करेंगे, हम ये पहल करेंगे कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को ही डीरिकॉग्नाइज किया जाए जिसको हेड जो है वो ड्रेडेड क्रिमिनल्स कर रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस और आरजेडी। इसको बिना किए कोई रास्ता नहीं है। और बाकी जो दलों में जो बाकी छोटे मोटे क्रिमिनल हैं, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, उसकी कितनी से होती है, उसको भी बंद करना होगा, उस पर भी लगाम लगाना होगा। लेकिन पहले तो उन पार्टियों को डीरिकॉग्नाइज करना होगा जिनके अध्यक्ष, जो टिकट बांटने वाला हो, जेल में पड़ा हुआ है। बताइए ये क्या तमाशा है जमहूरियत का कि जेल में बैठा हुआ अपराधी वो लेक्चरर, प्रोफेसर और आईएएस को टिकट देता है। यहां मेरा आपसे एक प्रश्न है। आपने इशारा आपकी थी बिहार में ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ, खासकर महागठबंधन की तरफ, लेकिन जो आपके एलाई है वहां पर, उनका भी अगर आप लिस्ट देखिए तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिस पर कि कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि अपने घर से क्यों नहीं शुरू करें? मैं तो एग्री कर रहा हूँ। एक तो है कि क्वेश्चन मार्क है कि बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं, और चूंकि समाज में ही इनकी तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी है तो समाज को, राजनीति को समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतना तो हम लोग जरूर कर सकते हैं कि अब जैसे नीतीश कुमार हैं, हमारे गठबंधन के नेता हैं, वो थोड़ी क्रिमिनल है, वो थोड़ी जेल में बैठे, वो तो चीफ मिनिस्टर हाउस में है। लालू जी भी चीफ मिनिस्टर होते, पकड़ के उनको उन्हीं की पार्टी के रिजीम में उनको जेल में डाला गया, मुकदमा चला, उनको जेल में डाला गया। अब वो जेल से चला रहे तो कम से कम ऐसी पार्टीज को डीरिकॉग्नाइज करना होगा इलेक्शन कमीशन को, और कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि क्रिमिनल ही पॉलिटिकल पार्टी चलाएं। क्रिमिनल से 60 गांठ तो एक बात है, उससे गंभीर विषय है कि क्रिमिनल ही पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, क्रिमिनल ही देश में। अब सपोज कीजिए ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा एक वाइल्ड इमेजिनेशन में कि कभी राष्ट्रीय जनता दल के पास सत्ता आ जाए, ऐसा होना नहीं है कभी बिहार में। लेकिन सपोज कीजिए कि अध्यक्ष जेल में बैठे हुए हैं, रांची जेल में, तो किस तरह के लोग का से होगा, वहां के एमएलए, वहां के मिनिस्टर्स क्या करेंगे, उनका आचरण क्या होगा और तंत्र क्या कर पाएगा। और जेल में बैठे हुए लालू प्रसाद जी वो डिक्टेट करेंगे वहां के डीजी जेल को और डीजी पुलिस को, डीजी पुलिस बिहार को। तो जैसे क्रिमिनल जो है वो हाथ में पूरा अपना तंत्र ले लेगा तो फिर क्या उसका हश्र होना। एमएलए एमपी ये सब तो छोटे मोटे होते हैं, इनका स्टेक बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो मैं तो ये प्रयास करूंगा, मैं इस पर प्रयास करूंगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को डीरिकॉग्नाइज किया जाए। शिवराज जी, मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करूंगा। 2-3 चीजें हैं जिन पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। एक तो आपने कहा कि वो डीजीपी को आदेश देंगे जेल में बैठ के, एग्री मान लेते हैं, आपका बात हम तय के तौर पे यहाँ पे एग्री कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो हुआ, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो हुआ जी, उसको आप क्या कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर के आदेश पे, क्या कहते हैं, डीजीपी के कहने ने एफआईआर दर्ज की, उसके बाद उसके बेसिस पे सीबीआई की जांच हुई। ये एक सवाल है। मैं इससे एक इसके आगे का एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपने अभी बात की थी कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात थी कि सुप्रीम कोर्ट और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने कहा कि उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट्स हिंदुस्तान के हर प्रदेश में स्थापित हो चुकी हैं। बिहार वो स्टेट था जिसने सबसे बाद में स्थापित की ये एमपी एमएलए कोर्ट। सारे मुकदमे, हर राज्य में सारे मुकदमे जो बाकी कोर्ट्स में चल रहे थे, वो सारे मामले इन अदालतों में ट्रांसफर कर दिए गए। 2018 में लगभग ये सारे प्रदेशों में कोर्ट बन गई थी। आप ये, क्योंकि बाकी प्रदेश में अभी तक नहीं, बल्कि अभी कुछ दिन पहले, मतलब हफ्ते या 10 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे एक संज्ञान लिया और बात की है कि भाई ये कहाँ क्या हो रहा है इस सब मामले। तो पहली चीज ये कि आप कह रहे हैं कि कोर्ट अदालतें तो बनी हुई हैं, ये भी फैसले नहीं हो रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो अभी पॉलिटिक्स और पुलिस का जो नेक्सस है या जो अपराधियों का नेक्सस है, उसको आप कैसे बात करेंगे कि आपकी पार्टी रोकेगी, बाकी पार्टियां नहीं रोक पाएंगी? क्योंकि आपके यहाँ भी तो आदेश के बेसिस पे तो एफआईआर दर्ज हो रही है, चीफ मिनिस्टर के आदेश पे। चीफ मिनिस्टर के आदेश पे तो कहीं भी एफआईआर दर्ज होंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर अगर क्रिमिनली हो जाए या पार्टी का अध्यक्ष जेल में बैठा रहे तो हश्र क्या होगा।
मैं तो कह रहा हूं कि एमपी एमएलए हो सकते हैं कि क्रिमिनल कुछ एमपी एमएलए बन जाएं और कोर्ट बने हैं, लेकिन कोई अलग से कानूनी प्रावधान नहीं है, कोई अलग से कानूनी प्रावधान नहीं है कि उनको कुछ अलग से उन पे मुकदमे चले या अलग से उन पे कार्रवाई हो। मैं तो चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन मैं साथ में ये भी चाहता हूं कि जिन पार्टियों के अध्यक्ष जेल में बैठे हुए हैं या जिन पार्टियों के अध्यक्ष के ऊपर आपराधिक मुकदमा है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ अपराध करने के लिए ही पार्टी का ये चोला ओढ़े हुए हैं। ऐसे अपराधियों को पार्टी से बाहर फेंकना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो जिन पे आपराधिक मुकदमे सिद्ध हो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो मैं तो चाहूंगा और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भी होगा, इसका लॉजिकल एक्सटेंशन होगा कि जो जिन पे आपराधिक मुकदमे सिद्ध हो उनके सिग्नेचर से भी एमपी एमएलए न बने। जब आप खुद एमपी एमएलए नहीं बन सकते तो आपके सिग्नेचर से आप जो है देश के मैं तो देखता हूं, मुझे लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में आते हैं पढ़े लिखे लोग, मुझे दया आती है उन पर, इस सिस्टम पे दया आती है कि क्या देश का हो रहा है, कहां गर्त में पहुंच गया ये कांग्रेस के 70 सालों के 65 सालों के राज ने कहां पहुंचा दिया। राम बाबू जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा कि एक ये बात जो हम लोग कह रहे हैं, ये क्रिमिनलाइजेशन की मतलब जो अपराधी हैं वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, एक भी उनको रोका जाना चाहिए। मेरा सवाल थोड़ा सा ये है कि जो लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी से फिर पहली पार्टी, बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से आरजेडी, आरजेडी से जेडीयू, जेडीयू से फिर बीजेपी, ये जो चकाई चल रही है, क्या ये लोग ज्यादा बड़े अपराधी नहीं, क्योंकि तो जनता को है भाई धोखा दे रहे हैं? बिल्कुल ये बड़े अपराधी ये सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। आपने सही फरमाया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सत्ता में बैठे हुए लोग जब जुडिशियरी तक का दुरुपयोग करके और अपने लोगों को बचाने का और विरोधियों को फंसाने का काम करते हैं, तो ये कितनी गलत बात है और इससे क्या खतरा है लोकतंत्र। योगी आदित्यनाथ पर कितने मुकदमे हैं, आपराधिक मामले हैं, उनको बुला दिया गया। खुद इस देश का होम मिनिस्टर, उसके ऊपर भी ऐसे मामले हो, उसको कोर्ट से रफा दफा किया गया हो। अभी हाथरस में जो हुआ उसमें सरकार की जो भूमिका है, क्या ये सिर्फ जिसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे वही अपराधी हुआ? इन मुकदमों, इन मामलों को जो बढ़ावा दे रहा है राजनीतिक वर्ग के वो लोग, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, क्या वो अपराध नहीं कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। आपने मौजूद सवाल पूछा कि ये सबसे बड़ा संकट ये है कि हर आदमी दूसरे को बेईमान और अपने को सबसे बड़ा ईमानदार कह के पेश कर रहा है। ये जो एक तरह से कहिए तो ये ब्राह्मणी शुद्धतावाद जो है ना, कि हम ब्राह्मण हैं तो हम शुद्ध हैं और बाकी सभी जो है वो गंदे हैं, ये जो प्रवृत्ति है ये हमारे सामाजिक ढांचे के लिए बड़ी ही खतरनाक है, क्योंकि हम अपने को सिर्फ पवित्र मानते हैं और दूसरे सबको गंदा मान रहे हैं और इसके बिल्कुल डंडे अपना रहे हैं। अग्री करता हूँ राम बाबू जी के बात से कि ये ब्राह्मणिकल थॉट से कांग्रेस पार्टी को निकलना पड़ेगा। और ब्राह्मणिकल पार्टी वो है कि जो भी पार्टी जैसे नरेंद्र मोदी पिछड़ा है तो बदमाशी होगा, आप हैं नहीं कि नरेंद्र मोदी हैं क्योंकि पिछड़े वर्ग के हैं, चाय वाले हैं, कई बार लोग बोल चुके हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि नीच है ये, प्रियंका गांधी ने कहा था मोदी जी को 2014 में ये नीच व्यक्ति है। हम बदकिस्मती से ये ऋग्वैदिक काल का ब्राह्मण नहीं है, ये आज का ब्राह्मण है जो कर्मकांडों से घिर करके और सारे कुकर्म धरती पर करता है और उसके बाद भी कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम शुद्ध हैं। सिर्फ ब्राह्मण ही शुद्ध हो सकता है। ऋग्वैदिक काल इससे कांग्रेस को और लेफ्ट को निकलना पड़ेगा कि जो हम कहेंगे वही सही है, बाकी होगा तो नहीं मानेंगे। से निकलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये वी आर डिस्कसिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, नॉट कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो ये दूसरी का डिबेट का टॉपिक हो सकता है। ये बड़ा ही एक ह्यूमन नेचर है कि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, दूसरा जो सोच रहा हूं वो गलत है। लेकिन हाँ, ये बात आप दोनों ने अपनी राय रखी है, यहाँ पर हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कभी कभी हम लोगों को दूसरे को भी साथ लेके चलना चाहिए। चाहे राजनीति एक थ्योरी की बात होती है, राजनीति एक फिलॉसफी की बात होती है, स्पेशली वो लेफ्ट में और राइट में, यानी कि हमारे जो यहाँ दो
गेस्ट आए हुए हैं। आपके दोनों एक किसी फिलॉसफी पर चलते हैं, किसी थ्योरी पर चलते हैं, और उसी पर आप बेस होके आप लोग अपना जो राजनीति है उसके पथ पर चलते हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से हमको यहीं पर खत्म करना होगा। आप लोग इतने सारे प्रेशर के बावजूद, इतने जो अभी चल रहा है शेड्यूल के बावजूद हमारे साथ आए, इसके लिए लीड न्यूज स्टोरी की तरफ से और मेरे सारे साथियों की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।